चर्चा करेंगे दो ऐसे यूपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि अपनी मेहनत पर, अपनी लगन के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उनको गुदरी के लाल कहते हैं। सारी कठिनाइयों के बावजूद यूपीएससी जैसी परीक्षा को क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। सीकर के मतलब राजस्थान के कुंदन गांव के मनोज महारिया हैं एक तरफ, जो कि तो दूसरी तरफ सैयद मोहम्मद हुसैन है जो मुंबई से आते हैं। पहले मनोज महारिया के पास चलते हैं। राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। क्रिकेट भी खेला उन्होंने, इंजरी हुई, क्रिकेट छोड़ दिया, यूपीएससी की तैयारी की। इस बीच में जितने भी एग्जाम हुए वो सब भी क्लियर किया। सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी। मनोज जी, आपको सबसे पहले बधाई हो, आपने ये एग्जाम क्लियर किया। हम सब ने भी दिया था, ये एग्जाम बहुत टफ होता है, हमें मालूम है। कुछ अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सर आज यहाँ बुलाने के लिए। एंड मेरा सर जैसा कि आपने बताया, जन्म कुदन गांव है सीकर जिले राजस्थान का, वहीं हुआ है और अभी तक मेरी परवरिश भी वहीं हुई है। एंड मेरी प्रिपरेशन भी सारी कुदन से ही हुई है। एंड मेरी स्कूलिंग मेरे गांव के पास में दूसरा गांव है वहां पर हुई। एंड उसके बाद में ग्रेजुएशन, मेरे 12th के बाद में मेरा एक 3 साल का गैप है मेरी एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन में। उसकी वजह था कि उस टाइम मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। तो उस बाद में 2019 में किसी 2018 में किसी इंजरी की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा। एंड वो फेज था कि वापस मेरे को एकेडमिक्स में आना था, तो कंपटीशन की तैयारी चालू करी। एंड शुरू में कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स मैंने क्लियर किए। एंड फिर 2020 में मैंने डिसाइड किया यूपीएससी के लिए। तो एंड फिर 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था अनलकीली। एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मेरे को 628 रैंक मिली है सर। अभी तक देखा कि कोई बीटेक करके क्रिकेट खेल रहा है, कोई सीए है वो आईपीएल खेल रहा है। आपने क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई को चुना और मैंने जहाँ तक पढ़ा है आपने कोई कोचिंग भी नहीं ली, तो फिर कैसे पढ़ाई की आपने? सर इस एग्जाम में कोचिंग बेसिकली कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है ये, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस, ऐसा रिजिड सिलेबस नहीं है कि आपको ये पढ़ा दिया जाएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और अंडरस्टैंडिंग का बेस्ड एग्जाम है। यहाँ जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग आप खुद, अगर आपकी कैपेबिलिटीज है कि आप समझ सकते हो चीजों को खुद पढ़कर, तो ये इजी है। ऐसा कोचिंग कोई कंपलसरी नहीं है सर इसके लिए। कुछ फैमिली के बारे में बताइए। मैंने पढ़ा कि पिता नहीं है, तो उनके बारे में, उनका, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर मेरे पापा का एक रोड एक्सीडेंट में 1999 में जून में उनका देहांत हुआ। उस टाइम मैं लगभग 6-7 महीने का था। एंड उसके बाद में मेरी मम्मी पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। एंड 2008 में वो गवर्नमेंट एएनएम बने और गवर्नमेंट सर्विस में आए 2008 में। तो वो एक अच्छा फाइनेंशियल सोर्स है। तो फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल रही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एंड बाकी फैमिली ने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया सर हर चीज में। पहले क्रिकेट खेलता था, उसके लिए पढ़ाई छोड़ी तो भी फैमिली ने साथ दिया कि ठीक है ये आपका डिसीजन है तो आप अच्छे से करिए बच्चे। और फिर जब क्रिकेट छोड़ा, पढ़ाई करनी थी वापस, तो उसमें भी साथ दिया। फिर जो शुरू में नौकरियां मिली वो छोड़नी थी, वो छोड़ी, तो उसमें भी फैमिली ने साथ दिया कि ठीक है ये आपका डिसीजन है, आप अच्छे से लीजिए। और फैमिली ने हमेशा अच्छे से सपोर्ट किया सर। बाकी मेरे माँ दादाजी हैं, दादा दादी जी, बचपन उनकी कस्टडी मीन्स उनकी देख रेख में बीता है। चाचा चाची ने भी हमेशा बहुत अच्छा साथ दिया है और भैया भाभी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं सर हमेशा से। तो इन सब के जो भरे पूरे परिवार को खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जब रिजल्ट आया होगा तो? ऑब्वियसली सर ये तो होना ही था। इन सब बहुत खुश हुए। एंड अभी भी बहुत खुशी है सर सबको। आपने सोशियो से एमए किया है, तो कुछ उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो इन सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं? कोई टिप्स हो, क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा एमए अभी तक चल रहा है। बेसिकली आज ही अभी थोड़ी देर में 3 बजे से मेरी एग्जाम है एमए की, फाइनल ईयर की। तो बेसिकली सोशियोलॉजी मेरा, इसी एमए में भी मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और मेरा यूपीएससी में भी मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ये सर जनरली लोग मानते हैं कि बहुत
छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटा सब्जेक्ट नहीं इसका, जो सिलेबस जी। सब्जेक्ट और ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सारे जीएस के पेपर जो और पेपर होते हैं उनमें भी बहुत मदद करता है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो, बुक्स के सोर्सेज कोई डेफिनेट सोर्स नहीं है सोशियोलॉजी का सिलेबस करने का, स्पेसिफिकली अगर अपनी यूपीएससी को टारगेट करें तो बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है ना। बस अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर स्ट्रेटजी हो, लिमिटेड सोर्स रखना, मेरा एक मानना है कि हमेशा सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए, तो हो जाता है सर। फिर मैंने इसलिए पूछा कि मेरी बिटिया भी सोशियो से ही ग्रेजुएशन कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो सालों साल लगे रहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? हम सब उस प्रोसेस से गुजरे हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ सफल नहीं हो जाते हैं। जो सफल नहीं होते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो इस एग्जाम में सफल नहीं होते हैं, ये प्रिपरेशन ऐसी है कि जो जिस इंसान ने ये यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली, ये एक करियर बिल्डिंग जर्नी होती है सर जी, और पर्सनैलिटी बिल्डिंग जर्नी होती है। ये एग्जाम पर्टिकुलरली क्लियर हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करी, वो कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल होता ही होता है सर। एंड रही बात, कोई लोग बहुत लंबे समय तक इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी एक मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि हमें खुद का सेल्फ इवेल्युएशन डेली के बेसिस पे भी करना चाहिए, मंथली बेसिस पर भी करना चाहिए, और कुछ टाइम के पीरियड पे भी करना चाहिए कि हम ये करते आए हैं, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इवेल्युएशन अपन करते रहेंगे तो उस पीरियड में हमने जो गलतियां करी है वो समझ आती हैं। लेकिन ये इवेल्युएशन सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे तो गलतियां दोहराते जाएंगे और फिर ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चलते जाएंगे। तो अगर जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करना है तो खुद की गलतियों को बार बार रिवाइज कर खुद की गलतियों को बार बार देखकर समझकर उनको सही करना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी सर। एक अंत में ये जानना चाहूंगा, अब तो आप पास कर गए, अब तो अफसर बन गए, तो अफसर बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे? आपने जो अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, आस पड़ोस जो आपने अनुभव किया है, क्या चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे, क्या प्रायोरिटी पे होगा? सर अब हमारे देश एक ग्रोइंग कंट्री है सर, अभी हम डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस हमारी कंट्री के इस डेवलपिंग फेज में अफसर बनना, इस लाइन में आना, सिविल सर्वेंट बनना बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि देश की सेवा करने का और कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोसाइटी में बहुत अच्छा मौका है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर पूछें तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरी कोशिश होगी, मैं एजुकेशन सेक्टर को बहुत तवज्जो दूंगा सर। एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस पर अगर हम आज काम करना चालू करेंगे जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करना चालू करेंगे, तो 15 साल बाद में हमारे पास एक अच्छी पॉपुलेशन होगी जो वेल एजुकेटेड होगी, वेल लिटरेट होगी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ फिर और मल्टीप्लाई होगी सर। तो एजुकेशन सेक्टर इज मस्ट सर। चलिए मनोज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, एमए का आपने कहा एग्ज़ाम है, आगे जो भी देंगे रैंक सुधारने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीधे चलते हैं सैयद मोहम्मद हुसैन जो मुंबई से जुड़े हैं, मुंबई के डोंगरी इलाके से रहने वाले, उनसे सुनेंगे उनकी कहानी। सैयद मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी भी सीकर के मनोज महरिया है लाइन पे, मैं उनसे बात कर रहा था, क्रिकेट खेलते थे, इंजरी हुई तो देखिए यूपीएससी कर गए। आप अपनी कहानी बताइए हमें। बेसिकली मैं डोंगरी इलाके में सोलापुर स्ट्रीट में रहने वाला हूँ। मेरे डैड डॉग्स में एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सुपरवाइज़र की तरह काम करते हैं और मेरी मॉम हाउस वाइफ है। मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है, तो सब जॉब करते हैं घर में। उनका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई को ओवरऑल लेके, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट मॉरली और इमोशनली भी काफ़ी उन लोगों ने मदद की। जब मैंने तैयारी शुरू में बताया था घर वालों को ग्रेजुएशन के टाइम पे कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उनको किसको आइडिया नहीं था कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, क्या बनना है इसको। लेकिन अब्बा को ये आइडिया था, अब्बा जो कि मोहल्ला कमेटी के मेंबर भी है मुंबई पुलिस के, और यहाँ वगैरह में जाते थे मीटिंग में, तो उनको मालूम था कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी होते हैं। तो उनको लगा अगर तुझे बनना है कुछ और तू चाहता है करना तो तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई ग्रेजुएशन की। शुरू में हमारे यहाँ पे गाइडेंस का ज़रा भी माहौल नहीं था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि ये एग्ज़ाम है क्या चाहता है। लेकिन घर पे मैंने पढ़ाई शुरू की, हमारे माले पे बैठ के। तो जगह तो थी पढ़ने की, लेकिन बाहर जो शोर शराबा होता था उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते थे। देन मैंने मेरी किताबें लेके
गार्डन में गया पढ़ने के लिए। बहुत सारे गार्डन है मुंबई में, हमारी लोकेलिटी में 3-4, लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं बन पाई थी बिकॉज माहौल नहीं था वहाँ पे। उसके बाद मैंने पूना गया, कोचिंग की वहाँ से, और कोचिंग करते साथ ही मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद मेंस के लिए मैं दिल्ली गया, वहाँ पे तैयारी करके मालूम पड़ा कि एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम के मामले में, और बहुत बड़े गैप से मैं फ़ेल हो गया था। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं अभी पक्का निकालूंगा, लेकिन वो कोशिश में और 3 बार और मैं फ़ेल हो गया, और हर बार मेरा जो गैप था वो कम कम होते रहा। चौथी बार में मैंने पूरी अपनी जान लगा दी थी, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, टाइम था, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। तो काफ़ी मैं टूट गया था, और मैं अपने आप को सवाल करने लगा था कि ये एग्ज़ाम चाहता क्या है मुझसे, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ये मैं नहीं कर सकता। अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, लेकिन तब फैमिली और उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि कोई नहीं, दे दो। फ्रेंड्स ने भी काफ़ी इनकरेज किया। सच में ये जो परीक्षा है दे दिया थोड़ा हिम्मत करके। सैयद साहब, ये जो परीक्षा है वो सच में तोड़ देता है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, साल दर साल जो है लोग इसमें जुटे रहते हैं। तो आपने क्या चीज़ था जो आपको आगे जाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा था, नहीं होने के बावजूद भी? बहुत सी चीज़ें मुझे प्रेरित कर रही थी। सबसे पहले तो मेरे अब्बा की मेहनत मुझे प्रेरित करती थी। मेरे अब्बा ने पढ़ाई कभी, फॉर्मल स्कूलिंग कभी नहीं की, लेकिन मेरे अब्बा थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में साइन वगैरह कर लेते। अब्बा ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन अब्बा को मेरे पढ़ाई की कीमत पता थी। अब्बा ने बहुत प्रेशर किया था कि पढ़ाई करो, और मैंने तो खाली इस एग्ज़ाम में 5 साल लगाया है, लेकिन मेरे अब्बा ने मेरे ऊपर 27 ईयर्स लगाए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अब्बा मेरी खिदमत और मेरी पढ़ाई पे और बाकी चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे 1 साल की मतलब नाकामी से मेरे अब्बा के 27 ईयर्स के एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं, ये मेरे जहन में था। सेकंड, हमारा जो इलाका है ये इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे लोग इतनी स्कूलिंग और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते और काफ़ी आउटलाइन में चले जाते हैं। जब भी मुझे पढ़ाई का मन करता नहीं था, मैं मेरे एरिया में एक चक्कर मारता, मेरे घर के पास आके 15-20 मिनट बैठता, तो मुझे मेरी असलियत मालूम पड़ जाती कि नहीं, सच कहा। अगर कुछ करना है खाली देख के अफसोस करना ही नहीं, अगर मुझे पॉसिबिलिटी, अगर कैपेबिलिटी है और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो देख के अफसोस करने के अलावा अगर मैं कुछ एफर्ट डाल सकूं तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। और एफर्ट डालने के बाद रिजल्ट आए भी, और काफ़ी एरिया में जो अब देख रहा हूँ कि जो लोग बच्चे आके पूछ रहे हैं कि भाई कैसे करते हैं ये एग्ज़ाम का, तो बहुत खुशी हो रही है देख के। जी हुसैन साहब, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, आपने सैयद मोहम्मद हुसैन को सुना, अपने अब्बा के बारे में बहुत हाईली वो कह रहे हैं। आप अपनी माँ को, जो आपकी जर्नी में आपकी माँ आपकी ढाल बनी रही, सब कुछ उन्होंने करके आपको आगे बढ़ाया, बताइए उनके बारे में। जी सर, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए 1999 में, उस टाइम मेरे मम्मी किसी सर्विस वगैरह में नहीं थे, लेकिन वो थोड़ा सा शॉकिंग पीरियड था हमारे लिए, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस टाइम ये था कि थोड़ा दादा दादी ने सब चीजें संभाल ली। सर मेरे दादा दादी ने बहुत अच्छे से पाला पोसा हमें बचपन में, जो पीरियड वो था क्रिटिकल फेज था उसमें। फिर मम्मी ने भी कोशिश 2-3 साल तो लगे उन्हें इस चीज को रिकवर करते हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कोशिश चालू करी, प्राइवेट जॉब करी शुरू में, फिर ट्रेनिंग वगैरह कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे नंबर आता गया। उस टाइम वो 10th पास थे, तो उस वजह से वो एएनएम की ट्रेनिंग में उनका नंबर आ गया था। फिर 2008 में उनका एलोकेशन हो गई उनको पोस्ट की, तो वो फेज अच्छा रहा, लेकिन फिर भी उनकी उस टाइम पे ड्यूटी बहुत दूर थी। तो मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उनकी ड्यूटी थी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आना, ऐसे 2 दिन से आना, कभी हमें वहां ले जाना, ऐसा सा चलता रहा। वो फेज बहुत अच्छा था सर, देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिला उस पीरियड से। और बाद में भैया बड़े हो गए, भैया ने चीजें संभाल ली, तो एक अच्छा बैलेंस था हमारी फैमिली का, जो भी ट्रांजिशन पीरियड रहा। आप दोनों की जर्नी जो है वो कांटों से भरी रही है। सैयद हुसैन साहब, आपको क्या जीवन में जो कुछ नहीं होता है, यदि वो ना मिले तो पाने के लिए और भी आदमी मेहनत करता है कि नहीं मैं करके मानूंगा? जो फेल्योर आपके लाइफ में हुआ उसने आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? हाँ, अगर फेलियर होता गया तो इसका मतलब मैंने उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया, मैं हमेशा पॉजिटिव लेता था उसको। अगर टेक्निकली कोई मेरे बारे में बताए तो अगर पूरा सेंटेंस कहे तो ये कहेगा, अभी अक्सर लोग कहते हैं कि ये यूपीएससी का टॉपर है, 5 ही बार में फेल हुआ है, लेकिन असल में पूरी लाइन ये है कि 4 बार फेल हुआ है और 5 ही बार में पास हुआ है। तो मेरे जो एक सक्सेस है उसके पीछे 4 फेलियर्स भी है, और फेलियर्स का तो मैं उल्टा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये फेलियर्स ही हैं जो मुझे सिखाई हैं बहुत ज़्यादा।
किस तरीके से लाइफ को हैंडल करना चाहिए, हर अप्स एंड डाउन्स में हैंडल करना चाहिए। और जैसा कि वो शेर भी है कि सफ़र में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। तो ये सब चीज़ें सही कहा आपने। जहन में रख के मैंने कहा था कि ये एग्ज़ाम तो मुश्किल है। सही तो कहा ये आपने, सब चीज़ें सफर मुझे में काफ़ी प्रेरणा देती थी और चलने में आसानी थी। जी आप अंत में आप मैंने मनोज से भी पूछा था ये सवाल, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस डोंगरी इलाके से आते हैं, झोपड़पट्टी का इलाका है, अब आप अफसर बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे और आपके जैसे बच्चों को ऊपर कैसे लाया जाए, अब कैसे ये एग्ज़ाम पास कराया जाए, इसके बारे में बताइए। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे बच्चे को मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, बचपन में रह के भी और बाहर से भी अभी ऑब्ज़र्व किया है उनको, कि बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन को प्राइमेसी नहीं देते हैं। गरीबी की वजह से बहुत बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन बच्चों के लिए कुछ ऐसे जो NGOs है बहुत ज़्यादा मुंबई में, बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह है और बहुत ही चीज़ें ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। मुझे भी जब एग्ज़ाम में 1-2 साल के बाद जब ज़रूरत पड़ी तो टीचिंग के साथ साथ मुझे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिली, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स मिली, NGOs वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की स्कॉलरशिप मिली। तो मैं चाहूँगा कि उन NGOs को यहाँ पे रूट करके हमारे एरिया में एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाऊँ कि लोग ड्रीम्स देखें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर ये माहौल भी बन गया तो बहुत हद तक हमारा एरिया काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ने जो एक बात कही कि हार नहीं माननी चाहिए, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो यदि हारते भी हैं तो उससे सीख लेनी चाहिए। मुझे लगता है आप दोनों की यही कहानी UPSC देने वाले या जीवन में जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए।